10 बजने वाले हैं और बिहार की तमाम अपडेट खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार की। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। बिहार से मोदी की नई टीम में 6 सांसदों को जगह मिली है। आज कई मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे और नई टीम नए विकास के लिए आगे बढ़ेगी। तो देखिए, बिहार के लिए बड़ी बात कि बिहार से मोदी की नई टीम में 6 सांसद हैं। आरसीपी सिंह को जहां इस्पात मंत्रालय का जिम्मा मिला, तो वहीं गिरिराज सिंह को प्रमोशन देकर ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। आरके सिंह को भी काम का इनाम मिला, उन्हें ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, वहीं अश्विनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से हटाकर उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस को भी मोदी की नई टीम में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। और इधर कैबिनेट विस्तार पर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां जेडीयू को एक मंत्री पद मिलने पर सवाल खड़े किए, तो जेडीयू ने पलटकर जवाब भी दिया। आज क्या परिस्थितियां हुई कि जेडीयू ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए और एक ही मंत्री पद में संतोष कर लिया। इसका मतलब है कि जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक है, क्योंकि आज जिस तरह से यू टर्न लिया गया, वो भी जेडीयू से एक मंत्री पद में एक ही जाति के लोगों को जगह मिली है। ये जातिवाद भी दिखा रहा है। ये बता रहा है कि जेडीयू अब पूरी तरह से जातिवाद और बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करके रहने वाली है, क्योंकि बिहार की कुर्सी भी उन्हें मुख्यमंत्री की बचानी है। बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय नीतीश कुमार जी के जेडीयू को एक मंत्री बना रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपातिक हिस्सा लेने की बात कर रहे थे। यानी कि बिहार से जितना भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होगा, उतना ही मंत्री जेडीयू का होगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी अपने 17 सांसद में से 4 को मंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी का भी 16 सांसद है, मात्र एक मंत्रालय मिला। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। तो भैया, आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते। है बिहार की जनता, देश की जनता आपके असली चेहरे को पहचानती है। कहा तो आप लोगों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो विपक्ष जाति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन नई टीम में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बिहार से मोदी की नई टीम में 6 मंत्री बिहार से सांसद हैं। चलिए आपको बताते कि किस तरह जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। सबसे पहले बात अश्विनी चौबे की, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। आरके सिंह का नाम जो राजपूत समाज से आते हैं। गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस पासवान समाज से आते हैं। तो देखिए, यहां भी जातिगत समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है। और देखिए, हमारे सहयोगी रविश नारायण इस खबर पर सीधे हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रवि का रुख करते हैं। रवि, विस्तार हुआ दिल्ली में, लेकिन यहां सियासत ने रफ्तार पकड़ लिया है बिहार में। क्या जो पहली बार की बात करें, पहली बार जब विस्तार हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन इशारों में बहुत कुछ जता दिया था और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बार सिर्फ एक मंत्री पद और नीतीश कुमार कुछ नहीं करें। क्या यही वजह है कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? जी बिल्कुल अनूप, देखिए बिहार में सियासत तो होनी ही है, घटनाएं चाहे जो भी हो, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, उस मंत्रिमंडल को अगर विस्तार को आप देखें तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार के विकास को ध्यान में रखा गया है, वहां पे जातीय समीकरण को भी बड़ी संजीदगी के साथ साधा गया है और खास करके यूपी के चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साथ कई जो निशाने जो है एक साधने की कोशिश की गई है। जो पशुपति पारस हैं, उन्हें वो मंत्रालय दिया गया है जो इससे पहले
रामविलास पासवान संभालते थे और साथ में फूड प्रोसेसिंग भी दिया गया है अतिरिक्त प्रभार के रूप में। इससे साफ एक संदेश देने की कोशिश है कि जो असली लोजपा है वो पशुपति पारस हैं। अगर ये देखें कि ग्रामीण विकास जैसा बड़ा विभाग जो है वो गिरिराज सिंह को सौंपा गया है, क्योंकि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बिहार में बड़े काम करने हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बिहार से बने थे तो उनके जो काम थे वो आज तक लोग याद करते हैं। तो गिरिराज सिंह को एक बड़ा मौका है कि बिहार में ग्रामीण विकास में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और अगर आप देखेंगे कि नित्यानंद राय है, उन्हें यादव समुदाय के होते हुए, क्योंकि यूपी का चुनाव है, उनको देखते हुए एक सामाजिक समीकरण बिठाया गया है। अश्विनी चौबे जो हैं वो बक्सर से आते हैं और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो नज़दीक में पड़ता है, वहाँ पे भी असर दिखा सके, ये एक कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि विकास के साथ साथ जो सामाजिक समीकरण है उसे भी साधने की यहाँ पे पूरी कवायद की जा रही है, जिस ढंग से आरसीपी सिंह को बनाया गया है। बिहार में कई ऐसे संभावनाएं हैं कि यहाँ पे उद्योग लगाए जा सकते हैं और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बिहार को ज़्यादा बड़ा फायदा होगा। जी रवि, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो पूरी तरह से साधने की कोशिश जो है केंद्रीय कैबिनेट में की गई है बिहार को खास कर लेकर। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया, क्या इसका संबंध सीधे वोट बैंक से जुड़ा है और क्या वोट बैंक बढ़ेगा इससे बिहार में बीजेपी का? देखिए, अभी जिस ढंग से जातीय समीकरण को साधा गया है वो निश्चित रूप से हर बात का ख्याल रखा गया है कि यहाँ पे कुर्मी समुदाय से हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, तमाम जो वर्ग हैं, सारे वर्गों से प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है। और सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार के साथ साथ यूपी को भी ध्यान में रखा गया है। और यही कारण है कि जो राज्य मंत्री हुआ करते थे आर.के. सिंह, उनके जो बेहतर काम हुए हैं विद्युत के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उन्हें देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का जो है वो दर्जा दे दिया गया है। तो कोशिश इस बात की है कि जो बेहतर काम कर रहे हों उसे और प्रमोट किया जाए और जातीय समीकरण को इस ढंग से ठीक रखा जाए कि जो राजनीति है वो भी बखूबी चलती रहे। जी, हालांकि रवि, सियासत भी इस पर हो रही है बिहार में। विपक्ष के आरोपों को भी आपने सुना, जवाब भी दिया गया। क्या ये सियासत आगे भी चलेगी? देखिए, सियासत इसलिए चल रही है कि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि पहले भी एक मंत्री बनाने पे जो है वो जदयू जो है वो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन आज सिर्फ एक मंत्री के रूप में शामिल हुआ है। और अगर बताऊं कि पहले और आज की तुलना में करें तो पहले भी 6 मंत्री बिहार से बनाए गए थे, आज भी 6 मंत्री हैं। लेकिन लोगों का चर्चा का विषय ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल रूप से जो है वो बधाई मंत्रिमंडल बनने पर नहीं दिया है। तो इस बात की चर्चा यहाँ पे है कि क्या मुख्यमंत्री नाराज हैं। अब वो जब तक उनका बयान नहीं आता है तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। लेकिन इतना तो है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में केंद्र ने हर बातों का ध्यान रखा है। जी अनूप। बिल्कुल, तो देखिए पूरी तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है केंद्र में, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इससे वोट बैंक बढ़ेगा और हर एक तबके को लेकर जोड़ने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार में की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है तो देखिए जातिगत समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की तरफ से और इसी का नजरिया, इसी एक को बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इनको बड़े चेहरों को जगह दी गई है, कि इनको बदला गया है और क्या इसका फायदा आगे मिल सकता है। इन तमाम चीजों पर हमने जो बातचीत की, रवि भी यही कह रहे हैं कि एक बड़ा तबका है जिसको साधने की कोशिश की गई और यूपी में भी बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रवीण सिन्हा बन सकते हैं एनआईए के डीजी। ये बड़ी खबर, प्रवीण सिन्हा डीजी बन सकते हैं एनआईए के। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण सिन्हा और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। प्रवीण सिन्हा गुजरात कैडर के फिलहाल आईपीएस अधिकारी हैं, सीबीआई में एडिशनल निदेशक भी हैं। फिलहाल जल्द ही उनके नाम की घोषणा हो सकती है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त, प्रवीण सिन्हा जो है एनआईए के डीजी बन सकते हैं। 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और सबसे बड़ी बात कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। प्रवीण सिन्हा गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और सीबीआई में वो एडिशनल डायरेक्टर भी हैं और जल्द उनके नाम की घोषणा हो सकती है। और बात एक वायरल वीडियो की। सहरसा में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने 100 नंबर डायल कर मारपीट की सूचना पुलिस को दी। युवक थानेदार के मोबाइल पर फोन कर रहा था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के चलते उसने 100 नंबर पर डायल कर दिया। उसके बाद जब थाने से जमादार पहुंचे तो फोन करने वाले युवक के साथ मारपीट की। अब शब्द कहे नवहट्टा के बरहाई गांव का यह मामला है। नवहट्टा थाना में तैनात उदयनाथ शर्मा पर यह आरोप लगा है। बहुत दूर है, इतना बड़ा मोटरसाइकिल रखा है, थाना पहुंचा होता 100 नंबर पे कहाँ डोल किया, पूरे सिस्टम को चौपट किया। तो 100 नंबर जानते हो कहाँ लगता है? अरे 100 नंबर डायल किया जानते हो कहाँ लगता है? तो सर परसा दिया हुआ ये पहले थाना का नंबर हमको लगा नहीं लगा। यहाँ पे जो गाड़ी होती है यहाँ पे मारपीट कर लेते सर। और गाँव में जब इतना गया, हाँ सबसे पूछिए ना सर। इधर बगहा में रिहायशी इलाके में एक बाघिन की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से अलर्ट रहने की अपील की है। करीब एक सप्ताह से चिवटाहा और रगिया वन क्षेत्र से सटे गांवों के सरेहों में बाघिन ने 4 बकरियों और एक युवक को अपना शिकार बना लिया। इसके अलावा एक भैंस पर भी वो हमला कर चुकी है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके क्षेत्र में बाघ की गतिविधि पाई गई है तथा आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि जंगल की ओर न जाएं। सभी इधर गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में बैग में बम की सूचना पर मॉक ड्रिल किया गया। इसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी हेडक्वार्टर, जिला पुलिस के जवान और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। विजिटर एरिया में रखे बैग को बम निरोधक दस्ते की टीम सावधानी से ट्रॉली से बाहर लेकर गई, फिर उसे डिफ्यूज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक मॉक ड्रिल सफल रहा। पटना सिटी में लोग जल जमाव से परेशान है। जल जमाव की समस्या झेल रहे स्थानीय दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर हंगामा भी किया। नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से जल जमाव की समस्या हो रही है। नगर निगम को इस समस्या से अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रॉब्लम तो देखिए ना सर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ। नरक के जीवन हम लोग जी रहे हैं 2 महीने से। 2 महीने से नरक के जीवन जी रहे हैं और वो लोग एसी में बैठे हुए, हम लोग का पैसा लेकर के खाते हैं और वो एसी में बैठे हुए, हम लोग नरक भोग रहे हैं। यही तो है। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो देख रहे हैं कि पूरा पानी जमा हुआ, चैम्बर जाम है आज 2 महीने से। टेंडर जारी होने के बाद भी पटना के निराला नगर कॉलोनी की सड़क जर्जर है। सड़क के निर्माण के लिए 3 बार टेंडर हो चुका, जिसका बजट 1 करोड़ 59 लाख के करीब था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। बरसात में सड़क दलदल बन जाती है। यहां से गुजरने वाले लोग कई बार गिरकर घायल भी हो जाते हैं। इस सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना के निराला नगर कॉलोनी में है, ये पॉश इलाका है। देखिए यहाँ पे जो बाइक चालक है उसे कितनी परेशानी हो रही है गाड़ी को लेकर के चलने में, गुजरने में। यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसा है कि पटना नगर निगम के द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद पीसीसी सड़क निर्माण हेतु 3 दफ़ा टेंडर हुआ और टेंडर 1 करोड़ 59 लाख रुपए राशि की टेंडर हुई। 3 दफ़ा म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा हुआ, सारे लोगों के द्वारा हुआ। 2 साल से हम लोग चल रहे हैं भर ठेवना पानी में। 2 साल से कोई शादी ब्याह हित नाता कोई आना बंद कर दिया है। यहाँ कोई नहीं आता है। अब हम लोग लाचार हैं, क्या कर। कुंभकर्णी नींद से जो है वो प्रशासनिक अमले के अधिकारी जगेंगे और ये जो बदहाल सड़क है जिसकी तस्वीर हमने इस खबर के साथ दिखाई है आपको, वो दुरुस्त हो जाएगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मधुबनी जिले के एक ऐसे पंचायत के जहां बरसात के दिनों में होने वाली शादियों में दुल्हन की विदाई डोली में नहीं बल्कि नाव से होती है। नाव में लड़खड़ाते, खुद को संभालते दूल्हे राजा की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इसी नाव पर सवार दुल्हन की क्या हालत होगी वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पानी की तेज धार में छोटी नावों पर दूल्हे दुल्हन की जिंदगी कितनी बेबस होती है, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बेबसी और लाचारी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के करहरा पंचायत की हैं, जहां के लोग पानी और बाढ़ को अपनी नियति मान चुके हैं। बरसात में करीब 2 महीने तक धौंस नदी से घिरी इस पंचायत में आने का एकमात्र सहारा
नाव ही है। ऐसे में शादी ब्याह जैसे खास मौकों पर लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बुधवार को करहारा पंचायत में दरभंगा जिले से बारात आनी थी। सरकारी नाव नहीं मिलने पर आनन फानन में निजी प्रयासों से छोटी सी नाव का इंतजाम हुआ, जिस पर सवार होकर दूल्हे राजा और कुछ बाराती किसी तरह करहारा पहुंचे। नदी किनारे खड़े लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को गोद में उठाकर बारातियों का स्वागत किया। फिर शाम ढलने से पहले ही लड़की की विदाई भी करनी थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद चारों ओर से पानी से घिरे करहारा पंचायत से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। लिहाजा जल्दी जल्दी निकाह की रस्म पूरी की गई। फिर साजो सामान के साथ दूल्हा दुल्हन को नाव में बिठाकर विदा किया गया। जाना संभव ही नहीं है, तो कई बार हम लोग ने सूचना दिया है अंचल अधिकारी को, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और नाव मुहैया नहीं कराया गया है। उम्मीद करते हैं कि अगर ये हमारी खबर अगर पहुंचेगी बिहार सरकार के पदाधिकारी तक, तो आने वाले जो दिनों में यहाँ पे लोगों को नाव की सुविधा मिलेगी। 10,000 की संख्या है यहाँ इस गांव में। 10,000 संख्या है आदमी का, हिंदू मुसलमान का, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वोट के टाइम में सिर्फ वोट ले लेता है और कुछ नहीं हम लोग को। करहारा पंचायत के लोग आजादी के बाद से ही धौंस नदी पर पुल की मांग करते रहे हैं। इस दौरान पटना और दिल्ली में कई सरकारें बदल गई, लेकिन करहारा पंचायत की किस्मत नहीं बदली। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों के लिए बरसात के महीने में शादी ब्याह जैसे हंसी खुशी के पल भी बेरंग और बोझिल से हो जाते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। कांटी और अहियापुर में हजारों परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के पास खाने का इंतजाम नहीं है। NH 77 पर लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है। देखिए हमारे सहयोगी सुधीर की रिपोर्ट। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली NH 77 पर, लेकिन यह 77 अब NH नहीं है, आज हजारों लोगों का आशियाना बन गया है। तस्वीरें देखिए कि ये NH किनारे ये तंबू, ये झोपड़ियाँ, ये पॉलीथीन और कपड़े से बनाए गए, बांस घास फूस से बनाए गए ये तंबू, ये उन बदनसीबों के तंबू हैं जिनके घरों को बूढ़ी गंडक ने लील लिया है। ये महिला खड़ी है उदास सी, आप देखिए कैमरा देखने के बाद ये निकल पड़ी, तकलीफ़ों का इजहार नहीं कर रही है। ये 2.5 फीट ऊंचा पॉलीथीन का तंबू, इसी में खुद भी रहना है, अपने सामान भी रखने हैं, पशुओं को भी रखना है, बच्चों को भी खिलाना है। क्या नाम है? यहाँ सुनील कुमार। क्या बड़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ? पानी टैंकर नहीं है, 4 लाइन पर धूप में जल रहा है, इधर गाड़ी पन्नी नहीं मिला है बांधने के लिए के। अच्छा बताइए, बहुत परेशानी, इधर बज तक भूखा है हम लोग। स्थिति तो देखने में पूरा गड़बड़ है, पूरा गाँव में पानी हो गया। पानी में तो नैया चल रहा है घर पर में, यही है। हाँ देखिए, पानी लाने के लिए बच के जाते हैं, देखिए हवा है, इसी में सब रहेगा। हाँ तब कहाँ रहेंगे हम लोग? कहाँ से खोते पीते, कथी करते? बाल बच्चा, आदमी सियान, सबके दिक्कत है, सबके दिक्कत है, माल बकरी सबके। न खाने का ठिकाना, न पीने के लिए पानी है, और इन तमाम कष्ट को अभी कितने दिनों तक झेलना है यह भी तय नहीं है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अब बात गोपालगंज की, जहां गंडक का पानी कम तो हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं है। कई लोगों के घर पानी के चलते गिर गए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब दर्द में हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इनकी सुध लेने के लिए कोई कदम उठाता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर साधन कोई नहीं है। ये 2 रोज से आज 3 रोज से जो बंगला है सब गिर गया है, सिर्फ हम अकेले यहाँ पर है। बाकी आदमी सबको ऊंचा स्थान पर भेज दिया गया है, आज तक भी कोई पूछने के लिए नहीं आया यहाँ पर। ये धन हुलो टूटे पलानी लेनी बा, यही मिले के लेके ले गुजर करता लो। कितना लोग इसमें रहते हैं? 5-6 आमदी वालों, और नीचे 7 बड़ी उनको 7 आमदी बा। यही घर है इनका? हाँ घर बैठे बोले पानी में तो बालू, कोई तो दिन यारो नहीं है खाना के। घर डूब गया है और छूछे रोटी खा रहे हैं। कितना दिन से डूबा है? ढेर दिन। कुछ कोई दे नहीं रहा है खाने पीने के लिए? ना।
क्या खा रहे हैं अभी? प्याज और रोटी। क्या दिक्कत है? 5-7 दिन से पानी से हमारे घर डूब गया है। बोला थी छुछे रोटी बना के खाएगा, लगे खिलाएगा। तो यहाँ बना रही है? हाँ, दूसरा घर में बना रही है लिया के। तो आपके घर में जगह नहीं है? नहीं, पानी तो सारे डाढ़ भरे। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में फिर से तेजी आएगी। बुधवार की रात को 9.5 लाख से ज्यादा डोज आए हैं। पटना के सभी 40 केंद्रों पर और टीका एक्सप्रेस के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन के बिहार में चल रहे महाअभियान में आज से फिर से तेजी आएगी, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे बिहार को केंद्र के द्वारा 9.5 लाख डोज जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पे डोज कम होने के कारण कई केंद्रों पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, लेकिन पिछली रात जो है वो केंद्र से 9.5 लाख से ज़्यादा डोज जो है वो बिहार को मिले हैं, और जिसके कारण आज लगभग सभी केंद्रों पे यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। और बता दें कि पटना के खासकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो 40 केंद्र बनाए गए हैं उन सभी केंद्रों पे, और ख़ास करके जो टीका एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, जो घूम घूम कर सभी गांवों में ग्रामीण स्तरों तक वैक्सीनेशन कर रही है, उसमें भी सभी टीका एक्सप्रेस के ज़रिए यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ आज से जो टीकाकरण होगा सिर्फ कोविशील्ड का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोवैक्सीन का जो डोज है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ख़त्म है। तो जो कोविशील्ड लिए हैं पहला डोज या लेने वाले हैं उसे कोविशील्ड मिलेगा। कि यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि पिछले 7 दिनों में जो महाअभियान चला है उसमें यहाँ 15.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन ले चुके हैं, और हर महीने टारगेट है कि 6 महीने में 6 करोड़ अगर करना है तो इसमें तेज़ी से रफ्तार लाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि जो डोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को मिलता रहेगा, और जो वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ रहेगी। तो लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रों तक पहुँचें और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में संविदा पर रखे गए लैब टेक्नीशियनों ने जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि पिछले 8 महीने से इन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके परिवार के लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। डीएम के निर्देश के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी है। अभी तक हम लोग कंटिन्यू कोविड-19 महामारी में कार्य कर रहे हैं। अपनी जान सारे एलटी भाई हम लोग सभी जोखिम में डाल के पूरे जनता की सेवा करते हैं, और हम लोगों का पिछले 8 माह से भुगतान नहीं हुआ। कैमूर के एक निजी क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया। मामला भभुआ के पंचशील अस्पताल का है। परिजनों के मुताबिक गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान क्लिनिक में भर्ती कराया गया। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन महिला की हालत खराब होने लगी, जिसे यूपी के चंदौली अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भर्ती करें जब 12 बजे रात के, तब भर्ती करने के बाद में तो मरीज के मतलब कि एकदम 0 दिखावा था, एकदम बीपी 0 दिखाने के बाद में 24 घंटा के गारंटी लगा। 24 घंटा बीतल कहाँ, 4-5 घंटा के बाद भी मर गई। आरजेडी अध्यक्ष एम्स से इलाज कराने के बाद दिल्ली में फुर्सत के पल बिता रहे हैं। लालू यादव की अपनी नाती से खेलते हुए एक तस्वीर सामने आई है। लालू यादव अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के बेटे के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। नाती के साथ दुलार करते लालू की तस्वीर मीसा भारती ने सोशल मीडिया में शेयर की है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झार।